नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते बड़े अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को लेकर आ रही है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। दोस्तों, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पिछले साल जुलाई में भारत आए और अब इस बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत ने रशिया को संयुक्त रूप से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की बातचीत की है, जिसमें कि जो इस मिसाइल का सेकंड स्टेज होगा वो लिक्विड फ्यूल रैमजेट मोटर से संचालित होगा और ये रशिया की ज़िक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल में भी लगा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस इंजन के लिए अब रशिया से अप्रूवल मिल जाएगा। ज़िक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज तो 1000 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 9 है, लेकिन ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को मॉडिफाई करके इसकी स्पीड को मैक 6 तक किया जाएगा और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर होगी। कहा यह जा रहा है कि भारत इसका बूस्टर स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन को खुद बनाएगा, साथ ही इसके विंगेड फ्रेम और आईसा बैंड सीकर को भी तैयार करेगा। और भारत इस बात को जानता है कि ब्रह्मोस 2 के मिसाइल की जो लागत है वो काफी ज्यादा होगी और भारत ये भी चाहता है कि रशिया की भागीदारी इसमें कम से कम हो और केवल सेकंड स्टेज लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन मोटर तक ही रशिया की जो भागीदारी है वहीं तक सीमित हो। आपको मैं बता दूं कि ये जो मोटर है वो इस मिसाइल को उस समय और ज्यादा स्पीड देगी जब ये मिसाइल अपने पहले स्टेज में सुपरसोनिक स्पीड में पहुंचेगी और उसके बाद ये हाइपरसोनिक स्पीड को पकड़ेगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम का कहना है कि भारत निर्मित सिस्टम को बनने में, जो कि ब्रह्मोस 2 के लिए बनाए जाएंगे, उनमें करीबन 7 से 8 सालों का वक्त लग सकता है और 2032 से ये प्रोडक्शन में आएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ सबमरीन लॉन्च वायर गाइडेड हैवी वेट टॉर्पीडो का टेस्ट करने वाला है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर होगी और ये दुश्मनों की पनडुब्बी और शिप्स यानी कि जहाजों को भी टारगेट कर सकती है। यही नहीं दोस्तों, इसे पनडुब्बी के टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इसे वायर यानी कि तार से गाइड किया जाएगा, जो कि इसे एक बेहतर सटीकता और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल देगी। कहा जा रहा है कि इसका जो टेस्ट है वो समर्ज पॉन्टून से किया जाएगा और भारतीय नौसेना इसकी बारीकी से भी जांच करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आईआईटी मद्रास की रिसर्च टीम और डीआरडीओ ने साथ में मिलकर पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी सेंसर को तैयार किया है, जो कि अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे कम्युनिकेशन करेगा और ये भारतीय नौसेना के नेवल एप्लीकेशन के लिए भी काफी बेहतर होगा। दोस्तों, ये नेक्स्ट जनरेशन सोनार के विकास में भी सहयोग करेगा, जो कि इंडियन नेवी के लिए तैयार होगा। आपको बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो अब अपनी मैच्योरिटी स्टेज यानी कि परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है और इस वजह से इस सिस्टम को अब जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो बना सकती हैं। पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी एक हाई परफॉर्म थिन जोन में परफॉर्म कर सकती है, जिसे कि आगे चलकर नेवल सेंसर्स को बनाया जाएगा, जो कि साउंड वेव्स और वाइब्रेशन को पानी में डिटेक्ट कर सकती है। साथ ही साथ ये पानी के नीचे सर्विलांस और कम्युनिकेशन तक भी कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट 4 S-70 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को 1500 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ सकता है, जिससे कि Su-57 फाइटर जेट दुश्मनों के गहरे वाले इलाकों में डीप स्ट्राइक कर सकता है। और साथ ही ये जो फाइटर जेट है Su-57 वो एक्चुअल कॉम्बैट ऑपरेशन में सेफ जोन में रहेगा। रशिया ने बकायदा Su-57 के लिए एक नया कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और यह फास्ट डेटा को ट्रांसफर करेगा बैटल ग्रुप के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, ये ग्राउंड प्लेटफॉर्म और हेडक्वार्टर के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, जो कि Su-57 फाइटर जेट को कॉम्बैट प्लेटफॉर्म से मेन बेस मिलिट्री ऑपरेशन के मेन बेस में बदल सकता है। और ये जो 4 S-70 यूकैफ होंगे वो 1500 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किए जाएंगे, जो कि Su-57 फाइटर जेट को एडवांस अवेयरनेस भी प्रदान करेगा। साथ ही साथ जो ग्राउंड पर आर्टिलरी और रिकॉग्निजेंस यूनिट है उन्हें भी अवेयरनेस प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब ALS ध्रुव हेलीकॉप्टर की डिजाइन की समीक्षा की जाएगी। दरअसल बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन ने HAL को इस हेलीकॉप्टर की व्यापक डिजाइन की समीक्षा की मांग की है। HAL का मानना है कि हेलीकॉप्टर के पास एक स्थिर और एक मैच्योर डिजाइन है, लेकिन दोस्तों इस तरीके के ऑडिट से इस हेलीकॉप्टरों की कई तरीके की कमजोरियां भी सामने आ सकती है और ये HAL के बयान पर भी संदेह पैदा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में ALH हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना का दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें कि इसके बूस्टर कंट्रोल रॉड्स का टेक्निकल फेलियर हुआ था और इन दुर्घटनाओं की वजह से ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसका इस्तेमाल भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के द्वारा कई तरीके के अभियानों में किया जाता है। इस संस्था के द्वारा जो डिजाइन की समीक्षा करने का आदेश दिया जा रहा है वो काफी अच्छा कदम माना जा सकता है और उम्मीद है कि इससे हेलीकॉप्टर की सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ग्रीन रोबोटिक्स जिसने की इंद्रजाल को तैयार कर रखा है, अब उन्होंने डीप टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर लिया है, जिससे कि वो अपने ड्रोन और एंटी ड्रोन जो डिफेंस प्रोग्राम है उनको मजबूत कर सकती है। इंद्रजाल विभिन्न कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले खतरों से बचाव करता है, जिसमें कि मीडियम और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV, लॉइटरिंग एम्युनिशन, स्मार्ट बॉम्ब, रॉकेट शॉवर्स, नैनो और माइक्रो ड्रोन और स्वार्म ड्रोन्स आदि
शामिल है। 2021 में दोस्तों ग्रीन रोबोटिक्स ने अपने इंद्रजाल की पेशकश की थी और इसका हर सिस्टम 4000 स्क्वायर किलोमीटर कवर कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इजराइल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और रक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कई समझौतों में से एक समझौते के मुताबिक अब इजराइल में करीबन 42,000 भारतीय श्रमिक कंस्ट्रक्शन और नर्सिंग क्षेत्र में काम कर सकेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री कोहेन ने पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी कई मुद्दों पर बातचीत की। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि इजराइल खाड़ी अरब देशों और भारत पूर्व से पश्चिम का द्वार खोले। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान को सूचना देने के आरोप में डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुलकर्णी से एक बातचीत की गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में खुलासा किया गया। एटीएस का दावा है कि प्रदीप ने हनी ट्रैप में फंसकर कुछ संवेदनशील जानकारियां लीक कर दी है। बता दें कि डीआरडीओ के इस वैज्ञानिक के व्हाट्सएप पर पिछले साल एक मैसेज आया और इस गलत मैसेज से ही प्रदीप की बातचीत इस आईएसआई एजेंट के साथ होनी शुरू हो गई। उसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप चैटिंग शुरू हुई। प्रदीप ने बताया कि व्हाट्सएप चैट करने वाली महिला खुद को लंदन में रहने वाली भारतीय महिला बता रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत व्यक्त कर रही थी। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि प्रदीप को कुछ समय बाद हनी ट्रैप में फंसाकर यह महिला ब्रह्मोस मिसाइल से डीआरडीओ की कई परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रही थी। प्रदीप के साथ चैट करने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया था उसकी आईपी पाकिस्तान की है। बता दें कि वैज्ञानिक प्रदीप ने अपनी कुछ निजी तस्वीरें भी साझा की। इसके अलावा एक मिसाइल की फोटो और स्थानीय पते का भी विवरण साझा किया था। अब एटीएस प्रदीप के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप की जांच कर रही है। प्रदीप ने यह कहा कि उसे इस बात का पता नहीं था कि यह महिला पाकिस्तान की है क्योंकि वो महिला हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रहती थी। और प्रदीप ने कहा कि वो खुद 59 साल की उम्र में अकेला महसूस कर रहे थे। उनका मानना था कि महिला उनके काम में दिलचस्पी रखती है और उनकी प्रशंसा करती है, इसीलिए वो महिला को जागरूक करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। वहीं दोस्तों सूत्रों का मानना है कि पाकिस्तान के लिए जो जानकारी प्रदीप ने शेयर की है वो बहुत कम है और जो जानकारी पाकिस्तान को दी गई है मिसाइलों के बारे में वो केवल बेसिक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के लिए हो सकती है, लेकिन मिसाइलों के प्रदर्शन की सटीकता, उन्हें कैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, इस बारे में कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं लग सकती। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों तुर्की की कंपनी बायकर ने एक मिनी क्रूज मिसाइल को पेश किया है जिसे कि ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार बैराकटर कीमेनिक्स नाम की मिसाइल को बैराकटर एजेंसी TB2 और TB3 कॉम्बैट ड्रोन से लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटो पायलट सिस्टम से लैस है। ये मिसाइल दिन में और रात में काम कर सकती है और इसमें एक मजबूत एंटी जैमिंग क्षमता है और यही नहीं, इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम लगा है जो कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सटीकता के साथ लक्ष्यों को पता लगाकर उन पर हमला कर सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।